सप्ली आ गई है या इम्प्रूव कर रहे हैं, मार्क्स कम आए हैं सेकंड ईयर में या 9th में या 10th में, किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ गए हैं, आपकी गलती है या एग्जामिनर की गलती है, या आपको लगता है कि हमारी चेकिंग अच्छी नहीं हुई या किसी परेशानी या किसी भी भाई साहब का पेपर गंदा हुआ था, तो आपकी सप्ली आ गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 40 डेज़ के अंदर पेपर कैसे करेंगे, मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ कि 40 डेज़ में तैयारी 0% तैयारी से लेके 100% तैयारी किस तरह से करनी है, और एग्जाम करना किस तरह से, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए और उसमें हाईलाइट किस तरह से करेंगे। बने रहें वीडियो के साथ, एक भी मिनट इस वीडियो का स्किप ना कीजिएगा ताकि आप लोग किसी चीज़ से रह न जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और हमारी आज की बातें जो आज हमने इस वीडियो से सीखना है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी एग्जाम्स हैं या स्टार्ट हो चुके हैं, या किसी ने कोई एक सप्ली आ गई है या किसी एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है जिसमें उसके मार्क्स कम हैं, तो उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। 40 डेज़ के अंदर, जो कि आजकल हमारे जो एडमिशन चल रहे हैं वो हैं 40 डेज़ के अंदर जो हमने एग्जाम्स देने होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनके किसी वजह से सप्ली आ जाती है या उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई होती, इस वजह से कोई सप्ली आ जाती है, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट या ई-कैट करना है और उनको अपने मार्क्स पसंद नहीं आए होते, कुछ कम है या कुछ ज़्यादा कम है और वो इम्प्रूव करने वाले हैं अपने एग्जाम को, तो उन्होंने तैयारी किस तरह से करनी है। और वो स्टूडेंट जिनकी सप्ली आ चुकी है, जो एक साल में अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अपनी तैयारी नहीं कर पाए, उन्होंने 40 डेज़ के अंदर तैयारी किस तरह से करनी है, आज मैं ये सब आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहे वीडियो के साथ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना पसंद करूँगी कि घबराना नहीं है। अगर आपकी सप्ली आ गई है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप 40 डेज़ के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने अभी भी ये सोचना है कि इंसल्ट फील होगी बताते हुए कि मैं 40 डेज़ बाद एग्ज़ाम देने वाला हूँ या मेरी सप्ली आई थी, तो ये सब आपके लिए फजूल है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है और अपने माइंड को सिर्फ एक ही तरफ रखना है, वो है स्टडी, कि जो मैं एक साल में नहीं कर पाया वो मैंने 40 डेज़ के अंदर कैसे सर अंजाम देना है। तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम को तैयार कैसे करना है, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए और हम मार्क्स लेने के लिए क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। हमारी प्रेजेंटेशन हमारे पेपर में बहुत मायने रखती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, हमने अपने पेपर को अच्छे तरीके से किया है, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डलेगा, उसको अच्छी फीलिंग आएगी आपका पेपर चेक करते हुए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है, उसको लगेगा कि पेपर वाकई बच्चे ने किया हुआ है, अगर कुछ आपकी गलतियाँ हो भी जाएँ तो भी वो इतने ज़्यादा मार्क्स कट नहीं करेगा जितने वो आपकी बैड राइटिंग पे करेगा। तो हमें हमारी प्रेजेंटेशन पे फोकस किस तरह से करना है और हमें हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह से रखनी है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है कि राइटिंग के पेपर में मार्क्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, मुझे पता है कि मैं जो अपनी मेहनत करती थी, पेपर करती थी, वो तो मार्क्स आते ही आते थे, मेरे मार्क्स राइटिंग के भी आते हैं। जब मैं अपना पेपर इतने अच्छे से प्रेजेंट करती थी, प्रेजेंटेशन मेरी वेल होती थी, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती थी, तो मुझे लगता था कि मेरी प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स आते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करें। अगर आपकी राइटिंग गंदी है या आपको पता नहीं चला अभी भी कि प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, लाइनिंग्स किस तरह से लगानी है, लिखना कहाँ पर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि एक प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन किससे कहते हैं और प्रेजेंटेशन करते किस तरह से हैं, और इंग्लिश या उर्दू में लिख रहे हैं तो हमें मार्कर को किस तरह से यूज़ करना है। 605 मार्कर यूज़ नहीं करना आता, उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो दूंगी या आपको मैं कमेंट सेशन में ही रिप्लाई कर दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे लिए राइटिंग बहुत मायने रखती है। और अगर हमें 605 मार्कर यूज़ नहीं करना आता तो हमारा पेपर इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 605 मार्कर यूज़ करना आएगा तो हमारी राइटिंग आएगी, इस तरह से हमारी राइटिंग भी नहीं आती है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा अगर आप राइटिंग के बारे में पूछना चाहते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपने जब आपके हाथ में पेपर आ जाए, जब आपको बोर्ड का पेपर दिया जाता है तो आपके पास ऑब्जेक्टिव से पहले एक खुला टाइम होता है उसको तैयार करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सब्जेक्टिव टाइप या आप जो लिखते हैं सेशन 1 या जो भी लिखते हैं आप वो लिख लें ऊपर। देन आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है या क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिहाज से आपको इजी लगता है वो आपने जो अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन नंबर लिखे। देन आपने क्या करना है, जूस देनी है, क्योंकि जैसे हम 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी का भी एग्जाम देख लें तो हमारे क्वेश्चन होते हैं, देन पार्ट्स बने होते हैं कि इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। 8 क्वेश्चन जैसे आपने अटेम्प्ट करने होंगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, आपने 4 की जूस देनी है, देन हेडिंग देनी है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज फिजिक्स या कुछ भी, डिफाइन दिस वन, डिफाइन या व्हाट इज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज फिजिक्स। आपने क्या करना है, फिजिक्स को लिखना है। हेडिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले आपने फिजिक्स को लिख लेना है। एक 605 मार्कर्स है, 605 के अलावा कोई मार्कर आपने यूज़ नहीं करना, और अगर वो आपको इस्तेमाल नहीं करना आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको 605 मार्कर किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से उसकी हमारी राइटिंग इंग्लिश में और किस तरह से उर्दू में आती है मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपने क्या करना है, फिजिक्स की हेडिंग दे देनी है। देन उसके नीचे 2 लाइंस लगा देनी है आपने, एक बड़ी मोटी जिसको आप बोलते हैं और एक बारीक। 605 से ही लगाएंगे ये भी। और आपने जवाब किस तरह से लिखना है, आंसर किस तरह से लिखना है कि जैसे आपकी डेफिनेशन है, व्हाट इज फिजिक्स डेफिनेशन थी, तो आपने उसको क्या करना है, बीच में लिखना है। आप जितनी लाइंस में भी आपका आ जाए आपने बीच से स्टार्ट करना है। अब ये आपका क्वेश्चन होगा बीच से, कहाँ से, लास्ट से, या मैंने मिड बोला है, यानी कि 3 फिंगर्स की आप इस तरफ लाइन छोड़ दें, देन आप लिखना स्टार्ट कर दें, 3 फिंगर्स की उस तरफ छोड़ दें और बीच में वो हमारा मिड हो जाएगा। तो वहां पे आपने फिजिक्स को लिख देना है अच्छे तरीके से। देन उसके साइड्स पे लाइन लगा दें या कॉमास में उसको कर दें। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा वे है लिखने का, डेफिनेशन को या हमारा जो मेन थिंग होती है जो हम पहले लिख रहे होते हैं। देन आप एग्जाम्पल की हेडिंग दें, एग्जाम्पल लिख दें। और अगर अभी भी आपने उसको एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी या एक्सप्लेन करना आप चाह रहे हैं तो देन आप एक्सप्लेन की भी अलग से एक हेडिंग दें और फिर एक्सप्लेन करें। और जहाँ आपका क्वेश्चन खत्म होता है वहां पर नीचे 2 लाइन्स आपने लाजमी लगानी है। ये भी आपकी प्रेजेंटेशन में शामिल है। ये तो हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से करने थे। देन लॉन्ग क्वेश्चन, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 2 में। तो आपने सेक्शन 2 लिखना है प्रोमिनेंट करके, एंड उसके नीचे भी आप लाइंस लगा दें। और फिर आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन, ये नहीं लिखना कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, नहीं, ये नहीं लिखना है। आपने डायरेक्ट सेक्शन 2 लिखना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 जो भी आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जुज नहीं होते हैं, उसमें होते हैं पार्ट ए एंड बी। आपने पार्ट ए कर लेना है और उसकी हेडिंग दे के जिस तरह हमने जुज बनाया था एक 2 ब्रैकेट्स में, इसी तरह आपने ए लिखना है 2 ब्रैकेट्स में। देन उसके नीचे लाइंस, एंड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और सबसे पहले उसको डिफाइन करना है। कोई भी क्वेश्चन होता है लॉन्ग तो हम उसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन कर लें उसी तरह लाइंस में। देन उसके एग्जाम्पल, देन उसके एक्सप्लेनेशन। और दूसरी चीज़ ये कि आपने हाईलाइट ज़रूर करना है। हाईलाइट किन चीज़ों को करना है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उनमें, जैसे साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, साइंटिस्ट का नेम आ जाए या कोई बोल्ड या इटैलिक वर्ड आ जाए तो उससे तो उन्हें आपने मार्कर से लिखना है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन डले एग्जामिनर पे जो आपकी चेकिंग कर रहा होगा। तो इस तरह से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और साइंस सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, उनमें आप इजीली फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि कोई भी एग्जामिनर, ऐसा नहीं होता कि साइंस सब्जेक्ट्स में हमारे पूरे आ जाए तो एग्जामिनर कहे कि इसका 1 या 0.5 मार्क्स कट कर लेते हैं क्योंकि पूरे नहीं देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइंस सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स पूरे आते हैं। तो हमारे मार्क्स किस तरह से पूरे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रेजेंटेशन हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देन हम सेकंड तरफ आते हैं कि दूसरी हमारी चीज़ क्या होनी चाहिए। दूसरी हमारा ये होना चाहिए कि हमें पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। प्रेजेंटेशन की बात कर ली, प्रेजेंटेशन में ये याद रखिएगा लाइंस आपने जब लगानी है तो लास्ट में लगाएं जब आपके पास लास्ट वाला टाइम रह जाए। ये हो गई हमारी साइंस सब्जेक्ट्स की बात। अगर हम मैथ का पेपर कर रहे हैं या हमारे लाजमी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लाजमी सब्जेक्ट्स में तो सप्लियाँ कम ही आती हैं एंड इम्प्रूव भी वही बच्चे करते हैं जैसे उर्दू में हमारे मार्क्स कम आ गए। हम मैथ की तरफ आ जाते हैं कि मैथ को हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ फेल हो जाते हैं और गर्ल्स की भी एक बड़ी तादाद जिसमें मैथ में सप्लियाँ आ जाती है। हालांकि मैथ मैं समझती
हूँ सबसे इजी सब्जेक्ट है। मैथ आपको किस तरह से अपनी मुट्ठी में करना है ये बहुत इजी है। इस पर मैं एक फुल वीडियो बना दूंगी अगर आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछेंगे। मैथ के लिए मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथ करना एंड मैथ में मेरे पूरे मार्क्स आते हैं हमेशा। तो चलते हैं मैथ को सॉल्व किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसी तरह से हेडिंग करनी है, प्रेजेंटेशन उसी तरह से देनी है। आपने क्या करना है कि जो लिख रहे हैं, जो पार्ट आप लिख रहे हैं उसको करें और देन आपने क्वेश्चन को अपने मार्कर से इसी तरह उतार लेना है। मैथ के क्वेश्चन हम लाजमी उतारते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन SOL या पूरा सॉल्यूशन हमने लाजमी लिखना होता है, आगे उसके 2 डॉट्स। ये हमारी प्रेजेंटेशन होती है और इसके सॉल्यूशन के मार्क्स भी मिलते हैं। सॉल्यूशन ना लिखने वालों के मार्क्स भी कटते हैं 0.5 या 1 जितने भी कटते ज़रूर हैं। सॉल्यूशन आपने ज़रूर लिखना है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि जब आप अपना पेपर कर रहे हैं, आपको कोई हिंट माइंड में आ रहा है या आपको लगता है टीचर ने ये वाला हिंट दिया था, तो आपने हिंट करके लास्ट पे या साइड पे या 3 डॉट्स करके आपने वो हिंट लिख देना है। देन आपने अगर कोई फॉर्मूला यूज़ करना है उसमें क्वेश्चन में, तो आपने क्या बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड उस फॉर्मूला को भी आपने लाइंस में कर देना है, मार्कर से उसको लिखना है एंड देन अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। अपना क्वेश्चन एंड तक इज इक्वल टू आपने कभी भी नहीं भूलने हैं, ये आपके टीचर्स भी बताती होंगी, उसके भी मार्क्स आपके डिटेक्ट होते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आपने ये लाजमी याद रखने हैं। और जो लास्ट में आपका आंसर आ जाता है, आंसर को भी आप लाइन में एक बॉक्स बना के प्यारा सा उसको लिख दें। और लास्ट में आ जाता है हमारे उर्दू सब्जेक्ट्स, उनमें अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल के हमें हिस्सा इंशाया या हिस्सा मारूजी या इस तरह से इनमें से एक लिखना होता है। जैसे कि हम हिस्सा मारूजी लिख रहे हैं, हिस्सा इंशाया लिख रहे हैं, फिर आपने सवाल नंबर 2 या 3 जो भी आप कर रहे हैं वो करें और उसके बाद जो है अपना लिखना स्टार्ट कर दें। और उर्दू के सब्जेक्ट में मैं आपको बताती चलूँ कि आपके जो शेर होते हैं गज़ल या नज़म के, वो आपने कभी भी पहले अटैम्प्ट नहीं करने। पहले आप, क्योंकि उर्दू का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो पहले आप क्या करें, सारे अपने नीचे वाला पार्ट कर लें, खुलासा, मरकज़ी ख्याल, ये वो सब चीज़ें कर लें। लास्ट में जो है आपने वो हमारे गज़ल और नज़म के अशार लिखने होते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकन होते हैं, तो हमारा पिछला बाकी पेपर भी रह जाता है। अगर आप बाकी पेपर कर लेते हैं देन लास्ट में उसे करते हैं तो आपका टाइम मैनेज हो सकता है। तो इस तरह से हमारा उर्दू का भी हो जाता है। तो अपने पेपर्स को अच्छे तरीके से करें ताकि आपके मार्क्स आएँ और प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि आगे हमें क्या करना है। हमें हमारा पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है, अगर हमें आता है या नहीं आता तो उसकी बात हम करते हैं। अब हमारे साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्जेक्टिव करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम पास हो जाते हैं, ये इंप्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंप्रूव करना है तो उसमें भी यही हम सीन रखेंगे। तो हमें साइंस सब्जेक्ट्स में क्या करना है, जैसे अगर आपकी सप्ली है, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को मैं बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि अपनी तैयारी अच्छी से कर लें। आपने पास्ट पेपर्स यूज़ करने हैं, पास्ट पेपर्स में आपको टिप्स रेकमेंड करूँगी। और उसके अलावा 5 ईयर्स में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जितनी आपकी आई हुई है वो आप रिवाइज कर लें। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स, और उसके अलावा आप टिप्स को भी गूगल से सर्च कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप बाहर से बाय करके टिप्स रिवाइज करें। उसमें से आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव देखनी है एंड शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। और वो सारे क्वेश्चन आपने वहाँ से देखने, लेकिन रिवाइज वो करने जो आपकी टीचर ने या स्कूल में, कॉलेज में जिसने भी करवाए हुए हैं वहाँ से रिवाइज करें। क्योंकि टिप्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रॉन्ग होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही थोड़े से लिखे होते हैं, तो आपने वो नहीं करना। टिप्स से आपने क्वेश्चन लेना है एंड देन आपने आंसर अपना वही करना है जो आपकी टीचर ने करवाया हुआ है। ये हो गए हमारे सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने अभी पास ही होना है बस, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस अपने ओके कर लेने हैं कि आपकी पासिंग मार्क्स आ जाए। क्योंकि पासिंग मार्क्स हम शॉर्ट क्वेश्चन से भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप दूसरे बच्चों की तरफ आ जाए जिन्होंने अभी इम्प्रूव करना है अपना पेपर के, उन्होंने MD कैट या ई कैट के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लेने थे या पूरे मार्क्स लेने थे और अभी भी वो पूरे मार्क्स लेना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लास्ट 5 ईयर्स के सारे पेपर्स चेक करें। एक तो वो भी याद कर लें, दूसरा ये कि जिस चैप्टर से वो क्वेश्चंस आए हुए थे आप वो सारे चैप्टर्स एक दफ़ा रट लें पानी की तरह। और फिर अपने लॉन्ग क्वेश्चन, पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस वही सेम सारी चीज़ें याद करें और उसके बाद प्रेजेंटेशन अपनी वेल रखें और फिर आप अपना पेपर देने जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होता है। और थर्ड थिंग ये कि आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़े ना। अगर आपको नहीं आता, लेट गेस के आपके सारे
आपने अपना पूरा पेपर चेक किया है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के फुल पार्ट्स आते हैं, आपको 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर ले, उसके सारे पार्ट्स कर ले, देन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए एंड देन जो आपको नेक्स्ट आता है। तो कभी भी ये ना करें कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता था तो वही अटेम्प्ट कर लिया, आया ना आया बस वो हमने उसकी हेडिंग दी एंड देन उसको कट करके फिर क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं ये करना है। आपको खुद पता होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है तो आप वो करें पहले। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने हेडिंग दी है और क्वेश्चन नंबर 2 के जूस लिखने लगे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स लिखने लगे, तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। एग्जामिनर के माइंड में होगा कि बच्चे का माइंड अपने पेपर की तरफ नहीं था तो मैं इसका पेपर क्यों चेक करूँ ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन। तो कोई भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के नहीं चेक करेगा। ये चीज़ आपने खुद ख्याल रखना है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के ही सारे पार्ट्स लिखें। और ऐसे भी नहीं करना कि आप क्वेश्चन नंबर पार्ट आपको 4 आता है और आप लिख तो 4 रहे हैं लेकिन आपने हेडिंग जुज में 1 लिख दिए, तो ये भी आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो आपने इस तरह से नहीं करना है। जो क्वेश्चन है उसके पार्ट जो लिख रहे हैं वही पार्ट और सेम हेडिंग आपने देकर लिखना है। और थर्ड थिंग ये कि आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं। किस पेपर में नहीं भी आता ना, आप पहले तो जो आपको आता है पहले वो सारा पेपर अटेम्प्ट कर लें, देन आपको कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए तो वो सोच के वो भी लिख दें जो नहीं आता। और जो रह जाए, जैसे कि आपको क्वेश्चंस 8 लिखने थे और आपने 7 लिखे हैं, 1 नहीं आता आपको, तो आपने ये नहीं करना है कि 7 लिख दिए ठीक है इट्स ओके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे या कुछ भी इस तरह से नहीं। आपने क्वेश्चन नंबर 8 का जुज देनी है और हेडिंग देनी है एंड उसमें उस चैप्टर में से कुछ आता है या कुछ भी उसमें लिख दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। खाली आपने अपना पेपर कभी भी नहीं छोड़ना। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी अगर आपको नहीं आते हैं या आपको 5 का पार्ट बी आता है, ए नहीं आता, तो आपने पहले बी लिखना है, ए नहीं लिखना, देन ए लिखना है। और आपको अगर लॉन्ग नहीं आता तो आपने उसके भी क्वेश्चन लिखे, हेडिंग्स लिखें, जो आता है वो लिख दें। कुछ भी माइंड में आ रहा है लिख दें। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आपको गाने या शेर लिखना शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आपको अगर उस चैप्टर में से या जैसे आप बायो का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से कुछ भी आता है तो आप लिख दें, छोड़ना नहीं है। ये आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ही ना, छोड़ने से बेहतर है कुछ लिख दे ताकि कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपके आएँ। ये होती हैं आपके कुछ फैक्ट्स एंड ट्रिक्स जो आपको जिस तरह से पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, ये होते हैं हमारे तरीके जिनसे हमें मार्क्स मिलते हैं। तो हमारे कुछ गलतियां जो आज मेरी वीडियो की वजह से आपकी सुधर सकती हैं इंशाल्लाह, ये सारे आप एक दफ़ा इस तरीके से पेपर करके देखें तो आपके मार्क्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनके मार्क्स तो कटिंग हो ही नहीं सकते अगर ये प्रेजेंटेशन इस तरह से कर लें और इस तरह से जिस वे से मैंने बताया है इस तरह से पेपर तैयार करें अपना, तो कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे 100% लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड कि आप अच्छे पेपर दें और अच्छे रिजल्ट आएँ और जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा ज़रूर मुझे बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।